नमस्कार साथियों। जैसा कि रीट पात्रता परीक्षा की जो आंसर की है वो जारी हो चुकी है। चलिए आंसर की के अनुसार ये पेपर सॉल्व कराते हैं। शिफ्ट 3 को लेकर सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं। ये बी सीरीज़ का है। देखिए शुरू करते हैं बी सीरीज़। ये बी सीरीज़ है। सबसे पहले साइकोलॉजी को लेकर हम देखेंगे। साइकोलॉजी को लेकर ये पहला सवाल देखिए। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, आपत्ति को लेकर विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, वो भी आप देख लीजिए। ये 31 तारीख तक आप आपत्ति लगा सकते हैं, रात 12 बजे तक। तो जो भी सवाल को आप सही नहीं लगे, आपको लगे कि इसका गलत उत्तर माना गया है, आप टेलीग्राम पर भेजें, उसके प्रूफ हम जुटाने की कोशिश करेंगे। चलिए आंसर की देखते हैं। देखिए आरटी एक्ट 2009 की धारा 29 के तहत शिक्षा का माध्यम प्राथमिक रूप से होना चाहिए। तो इसका आंसर माना है प्रारंभिक चरणों में क्षेत्रीय और मातृभाषा को। आगे सवाल देखेंगे। औसत से कम बुद्धिमत्ता वाले छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति की सिफारिश की जाती है? कौन सी शिक्षण रणनीति की सिफारिश की जाती है? तो इसका जो आंसर बना है वो है सी, सामग्री को छोटे और तार्किक चरणों में प्रस्तुत करना। आगे देखेंगे। तीसरा सवाल है अंतर व्यक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है? तो जो अंतर व्यक्ति यानी इंट्रा होता है खुद के अंदर, व्यक्तियों के भीतर विभिन्नता। इसका आंसर ए माना है, तीसरे का आंसर है। और जो अगर आगे भी आपको सवाल आए इंटर, जहाँ पर है इंटर, तो वो विभिन्न व्यक्तियों के बीच होगा। आगे है कौन सा समायोजन तंत्र शराब या नशीले पदार्थों का उपयोग दुश्चिंता से बचने के लिए करता है? तो ये पलायन द्वारा समायोजन। 4 का सी उत्तर इसका माना है। आगे देखेंगे। मूल्यांकन प्रक्रिया में रूब्रिक्स कैसे लाभकारी होते हैं? मूल्यांकन प्रक्रिया में रूब्रिक्स कैसे लाभकारी होते हैं? 5वें का माना है डी, वे छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक स्पष्ट मानदंड प्रदान करते हैं। 6 सवाल कौन से व्यक्तित्व इन्वेंटरी गुणों को मापने के लिए कारक विश्लेषण का उपयोग करता है? तो 6 का माना है सी, कैटल द्वारा पीएफ जो स्केल है वो। 7वां नंबर कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या है? इसका आंसर माना है बी, लेबल वाले नोड्स एवं कनेक्टिंग लाइंस। 8वां सवाल समायोजन की प्रक्रिया के रूप में किसे प्राप्त करने का प्रयास करती हैं? समायोजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसे प्राप्त करने का प्रयास करती हैं? तो 8वें का आंसर माना है ए, स्वयं एवं पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करने को लेकर। प्रश्न संख्या 9, क्रियात्मक अनुसंधान में डेटा विश्लेषण के लिए कौन से सांख्यिकी परीक्षण आमतौर पर प्रयोग में ली जाती हैं? तो 9 नंबर का माना है ए और डी दोनों, यानी सहसंबंध टी परीक्षण और प्रतिगमन विश्लेषण, ये दोनों आंसर माने हैं 9 के। आगे देखेंगे सवाल नंबर 10, व्यक्तित्व के संदर्भ में स्वभाव किसे संदर्भित करता है? प्रश्न संख्या 10, इसका आंसर माना है भावनात्मक और संवेगात्मक प्रवृत्ति को। प्रश्न संख्या 11, रचनावादी शिक्षण अभ्यास में शिक्षकों द्वारा सामना की जाने वाली वैचारिक दुविधा क्या है? प्रश्न संख्या 11 का माना है बी, शिक्षण शास्त्र के विश्वासों को रचनावादी सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बनाना। प्रश्न संख्या 12, बच्चा शुरुआत में अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से कैसे व्यक्त करता है? तो ये व्यक्त करता है रोने एवं ध्वनियों के माध्यम से। प्रश्न संख्या 13, समाज में प्रतिभाशाली बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? प्रश्न संख्या 13 बी माना जाता है अमूल्य संसाधन। प्रश्न संख्या 14, वंशानुक्रम एवं वातावरण की पारस्परिक निर्भरता क्या दर्शाती हैं? तो ये दर्शाती है विकास को वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं, सी। प्रश्न संख्या 15, कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रदर्शन बढ़ाने के लिए स्पष्ट एवं विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण पर केंद्रित है? तो 15 का माना है लक्ष्य निर्धारित सिद्धांत। आगे होगा प्रश्न संख्या 16, मस्तिष्क पक्षाघात का सामान्य कारण क्या है? तो 16 का माना है ए, जन्म से पहले या जन्म के दौरान मस्तिष्क की क्षति। प्रश्न संख्या 17,
सीखने को परिपक्वता से किस प्रकार अलग किया जा सकता है? तो 17 का माना है बी, सीखने के लिए बाहरी अनुभव आवश्यक है जबकि परिपक्वता आनुवंशिकी है। प्रश्न संख्या 18, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास गर्भाधारण से मृत्यु तक निरंतर प्रक्रिया है? तो 18 का माना है सी, निरंतरता का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 19, कैटल के सिद्धांत में फ्लूइड बुद्धिमत्ता किससे संबंधित है? तो 19 का माना है डी, बिना पूर्व ज्ञान पर निर्भरता के नई समस्याओं को हल करने की क्षमता। प्रश्न संख्या 20, एनसीएफ 2005 द्वारा सुझाई गई शिक्षण रणनीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनसीएफ 2005 द्वारा, इसका आंसर माना है बी, ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना। प्रश्न संख्या 21, प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद का मुख्य विषय क्या है? प्रकृति बनाम पोषण का परिसंवाद का मुख्य विषय क्या है? तो इसका आंसर बना है ए, बुद्धिमत्ता आनुवंशिकी और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। प्रश्न संख्या 22, कौन से कारक व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाते हैं? तो स्थायी जो परिवर्तन लाते हैं वो है प्रशिक्षण और अभ्यास, ये उत्तर माना है इसका। प्रश्न संख्या 23, कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के अनुसार कौन सा चरण व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर केंद्रित है? तो इसका आंसर माना है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। प्रश्न संख्या 24, कौन सी अवधारणा किसी मात्रा को मापने के लिए संख्यात्मक सूचकांक निर्दिष्ट करने से संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 24 का माना है बी, मापन। आगे देखेंगे 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? तो आंतरिक कारक है बुद्धिमत्ता। 25 का माना है ए। वहीं 26, रचनात्मकता के विकास का पहला चरण कौन सा है? तो 26 का माना है डी, तैयारी का चरण। प्रश्न संख्या 27, आंतरिक संज्ञानात्मक भार का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो आंतरिक संज्ञानात्मक का सबसे अच्छा उदाहरण माना है एक छात्र को जटिल तत्वों को पहचानने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 28, बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रकार व्यक्ति के स्वयं की भावना उद्देश्यों को समझने में संबंधित है? तो 28 का माना है बी, अंतर्व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता, यानी खुद के अंदर तो इंट्रा और बाहरी अगर पूछा जाता तो इंटर। 29, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार बच्चे के किस चरण में वस्तु स्थायित्व विकास होता है? तो वस्तु स्थायित्व होता है संवेदी मोटर चरण में। 29 का बी माना है। और वही साइकोलॉजी का अंतिम सवाल 30 नंबर, उपलब्धि परीक्षण बनाने में पहला कदम क्या है? उपलब्धि परीक्षण बनाने में पहला कदम क्या है? तो 30 का माना है बी, निर्देशात्मक उद्देश्यों की पहचान करना। तो 30 में से आपके कितने बनने हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ अभी दूसरा वीडियो अभी भी आ रहा है जल्दी, एसएसटी और अन्य विषयों को लेकर। तो आप चैनल से बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।